हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपा मिश्रा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री, जो कि चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट एक बार मैं चेक कर लूँ कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो स्टूडेंट आज हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो सॉलिड क्या होता है, सबसे पहले सॉलिड के बारे में हम एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर, यानी जो सॉलिड है वो मैटर की ही क्या है, एक स्टेट है। वी नो दैट मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जिसमें जो सॉलिड हैं उनमें जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल होंगे, जिन्हें हम साथ में कह देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न पे अरेंज्ड होते हैं और बहुत ही क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच constituent particle arranged in very closely। तो ये क्या हो गया, हमने सॉलिड के बारे में पढ़ लिया कि सॉलिड क्या होते हैं। अब कांस्टेंट पार्टिकल का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है या कोई भी सॉलिड है, इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो इस टाइप से अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, आप अपनी कॉपी के ऊपर लिख सकते हैं जो कांस्टेंट पार्टिकल यहाँ पे मैं कह रही हूँ वो क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो सकता है, या वो आयन हो सकता है, या वो क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे कि ये एटम, आयन और जो मॉलिक्यूल है वो किस टाइप से। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो सॉलिड स्टेट में आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक बार इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में यहीं लिखती हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या देखते हैं कि जो सॉलिड होते हैं, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ये होती है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इनकी जो शेप होती है और जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, शेप एंड वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। दूसरा क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल बोल सकते हैं यहाँ पे। इंटरमॉलिक्यूलर जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल या कांस्टेंट पार्टिकल, इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल आर अरेंज्ड in regular pattern। यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल होते हैं, यहाँ पे हम कांस्टेंट पार्टिकल भी लिख सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं रेगुलर पैटर्न पे। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, दे आर इनकम्प्रेसिबल। क्या हो सकते हैं कि सॉलिड को हम अगर कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, अगर ज़्यादा ही कंप्रेस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम और भी एक पॉइंट लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये रफ कर रही हूँ एक बार। क्या लिख सकते हैं इसमें और एडिशन, दे आर हार्ड एंड रिजिड। कुछ भी वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर ले सकते हैं, दे आर हार्ड। और क्या होता है, दे आर इनकम्प्रेसिबल, तो वो भी पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, बेसिक चीज़ हो गई जो हम सॉलिड के बारे में पहले से ही जानते हैं। नया क्या आएगा, नया आएगा इसका क्लासिफिकेशन, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन कितने बेस पे किया जाता है। किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन जो है किसी न किसी बेस पे किया जाता है। तो इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है इनकी वेरियस प्रॉपर्टी के बेस पे, और देन सेकंड क्लासिफिकेशन है इसका ऑन द प्रेजेंट ऑफ बॉन्ड के बेस पे, कि सॉलिड में कितने टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए इसको रफ कर देते हैं। क्या करेंगे हम, क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। यहाँ पे हम 2 टाइप से करते हैं। कौन सा होता है? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज, वेरियस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ बॉन्ड, प्रेजेंट ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पे एक बार मैं देख लेती हूँ आपको साइड में दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। फर्दर क्लासीफाई इनटू 2 टाइप, अमॉर्फस क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, amorphous solid. They are also classified into 4 types: ionic solid, ionic, metallic, molecular, covalent, IM, covalent, एंड इसका क्या हो जाएगा बेटा जी? मोलिकुलर, मोलिकुलर। तो हम इसकी ट्रिक क्या याद कर सकते हैं? IMCM। ठीक है, तो पहले इसमें डिफरेंस देखेंगे। यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो पहले हम यही देखेंगे। इस साइड देख लेते हैं हम एक बार, किस में डिफरेंस देख रहे हैं हम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो पहले एक बार ये वाला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ बॉन्ड, की बॉन्ड के बेसिस पे। तो हम यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं एक बार क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड। ध्यान से समझिएगा, जो क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, रेगुलर पैटर्न पे कैसे? इक्वल नहीं, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इस टाइप से रेगुलर पैटर्न पर अरेंज्ड रहते हैं, जबकि जो इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो इर्रेगुलर पैटर्न पे रहते हैं इस टाइप से। आप लैंग्वेज इसकी खुद बना सकते हैं, बहुत इजी है, बट समझना ज़रूरी है, तो समझते चलिएगा साथ के साथ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से बताए थे? एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। इन तीनों में से कुछ भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या आएगा? अब सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट आएगा ही आएगा, तो अब मेल्टिंग पॉइंट का एक बार देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड मेल्ट होना शुरू कर देता है। तो हम क्या लिखेंगे? इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है शार्प होता है। शार्प यानी कि बिल्कुल फिक्स। जैसे मैं अगर मार्केट में कोई सामान लेने जाऊँ तो मैं शॉपकीपर से अगर रेट पूछूंगी तो वो क्या बोलेगा? 150 एग्जैक्ट या 500। अगर मुझे रेंज लेनी होगी किसी चीज़ की, है ना, मैं उससे पूछूं कि ये जो फ़ोन है कितने तक आ जाएगा, तो बोलेगा अप्रॉक्स, मतलब एक रेंज दे देगा। आप अच्छा सा अच्छा फ़ोन लोगे तो 15 से 20 में आ जाएगा, या और अच्छा लेना चाहते हो तो 30 से 40 की रेंज में आ जाएगा। यानी कि उसने हमें क्या दे दिया है? एक रेंज दे दिया है। तो क्या हो जाएगा? दे मेल्ट ओवर अ रेंज, दे मेल्ट ओवर अ रेंज, यानी कि इनमें हमें क्या मिलती है? एक रेंज मिलती है, ओवर अ रेंज में ओवर होते हैं। अगर हम बात करें इसकी क्लीवेज की, किसकी बात कर रहे हैं? क्लीवेज की। तो ये क्लीवेज कैसा शो करते हैं? एकदम क्लीन क्लीवेज शो करते हैं, जबकि ये क्लीन क्लीवेज शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? जैसे मान लीजिए ये सॉलिड है, यहाँ से मैंने इसको काटा तो ये इस टाइप से बिल्कुल क्लीन कट जाएगा, स्मूथली, जबकि ये कैसे कटेगा? ये एकदम रफ कटेगा। समझ गए? देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है सिमेट्री। इनमें सिमेट्री प्रेजेंट होती है, सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जबकि इनमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। दे पॉजेस सिमेट्री, दे डोंट शो पॉजेट सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब समझ गए होंगे। सिमेट्री क्या होता है
कि अगर हम किसी एक चीज़ को काटें तो इक्वल पार्ट में कट जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है इसके इन्हें हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड। इन्हें ट्रू सॉलिड भी कहा जाता है, जबकि इन्हें क्या कहा जाता है, सूडो सॉलिड कहा जाता है या सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड? हमारे ग्लास को कहा जाता है, और भी हैं एग्जाम्पल। तो ये क्यों कहा जाता है, बहुत सारी पुरानी इमारतें जो होती है बहुत पुरानी तो उनकी जो विंडो होती है कांच की, वो क्या हो जाती है, नीचे से मोटी होती है। नीचे से मोटी क्यों हो जाती है? क्योंकि इनमें फ्लोइंग टेंडेंसी होती है लिक्विड के जैसे, इसलिए इसे हमने क्या कहा है, सुपर कूल्ड लिक्विड का है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो बहुत साल पुरानी इमारतें हैं उनके जो कांच के जो शीशे लगे होते हैं, उनमें ग्लास होते हैं, वो नीचे से थिक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ग्लास क्या है, एक अमॉर्फस सॉलिड है जिसकी टेंडेंसी होती है फ्लोइंग की। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल है इसका, मतलब एक और डिफरेंस है इसका। इनकी क्या होती है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होती है, जबकि इसकी डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम नहीं होती है। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम क्या लिखेंगे इसका, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम। ये तो हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। इनमें क्या होता है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम नहीं होती है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और होती है इनकी, आइसोट्रोपी और एनआइसोट्रोपी, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और साथ ही साथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ बॉन्ड के बेस पे भी हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन करने के बाद वही हम उनका डिफरेंस भी कर देंगे, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।